नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम महासागरीय तापमान और लवणता की बात करेंगे। इससे पहले हम कोरल का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ओशियन बॉटम एंड रिलीफ कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये थर्ड क्लास है आपके इस चैप्टर की, और एक दो क्लासों के बाद ये यूनिट आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेक्स, सी और ओशन लवणता। तो अटलांटिक महासागर, मृत सागर, ग्रेट लेक और लाल सागर, तो किस सागर में कितनी लवणता देखने को मिलती है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो सबसे ज्यादा लवणता जो हमें देखने को मिलती है वो आपको वॉल लेक के अंतर्गत मिलती है, और मृत सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक और लाल सागर, तो इन सागरों के अंदर आपको ये पहचानना है कि कहां पर कितनी लवणता मिलती है। जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लवणता दी गई है वो आपका 238 दी गई, तो हमें ये देखना है कि 238 जो लवणता वो किसकी हो सकती है। तो इसमें सबसे ज्यादा लवणता देखा जाए तो वॉन झील, डेड सी और ग्रेट लेक, तो ये वॉन डेड सी की सबसे ज्यादा लवणता हो सकती है इसमें से। तो 238 यानी कि बी का हम जो आंसर है वो 3 लगाएंगे, तो बी का ऑप्शन 3 आएगा। तो बी के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर भी बी का 3 है, यहाँ पर भी बी 3, यहाँ पर भी बी 3, तो एक ऑप्शन हम हटा देते हैं। इससे कम लवणता अगर आपको मिलेगी वो तो सॉल्ट लेक के अंतर्गत मिलेगी, तो सॉल्ट लेक में आपका ये 220 का आंसर मिल जाएगा, यानी कि सी का सेकंड आ जाएगा। तो सी का सेकंड ऑप्शन जाएंगे, तो सी का सेकंड आपका यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो इससे भी अभी आंसर नहीं आया। अब आता है कि अटलांटिक महासागर की लवणता ज्यादा है या लाल सागर की लवणता ज्यादा। तो लाल सागर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा मिलता है, लेकिन लवणता यहाँ पर क्या है, हमें कम ही मिलती है। तो इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो एक का 3, ये 4 3 2 1, ये सी आंसर आप कर लेना इसका। तो ये लाल सागर, और ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, तो इसका ये हो गया 4 और ये 3 हो गया। सी का आप 2 लगाएंगे तो सी का 2 आ जाएगा, ये आ गया था, और बी का 3 आपका आ चुका था, ए का 4, यानी कि ये अटलांटिक महासागर का आ जाएगा और ये आपका लाल सागर का आ जाएगा। तो सी आंसर आप यहां पर लगा लेंगे। तो लाल सागर का 41 है और अटलांटिक महासागर का 36 है, माइनर सा डिफरेंस है। विच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड लेक सैलिनिटी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो फिर से यहाँ पर कुछ सैलिनिटी दी हुई है, किसकी सैलिनिटी मैच नहीं है, तो इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मृत सागर का 238 दिया हुआ है, काराबोगास की खाड़ी का 170 है, ग्रेट सॉल्ट लेक का 220 है, वॉन झील का 230 है। और याद रखना ये परसेंटेज नहीं होता, ये जब भी साइन आता है ये इस तरीके का साइन होता है, इसका मतलब होता है पार्ट्स पर थाउजेंड, पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड में इसको निकाला जाता है। अगर ये दो बिंदियां लगी हुई तो यहाँ पर एक बिंदी अपनी तरफ से ऐड कर लेना, तो इसको परसेंटेज में नहीं निकालते, इसको हम ऑलवेज क्या है, पार्ट्स पर थाउजेंड के अंदर निकालते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जो लवणता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो लवणता है वो आपको वॉन झील के अंदर ही देखने को मिलती है। तो वॉन झील की, मृत सागर की लवणता अगर 238 है, तो स्वाभाविक है वॉन झील की जो लवणता है वो मृत सागर से ज्यादा होनी चाहिए थी। तो ये आपका यहीं से आप देखोगे, इसको निकालकर आंसर कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो वॉन झील की जो लवणता वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, जो आपकी 330 मिलती है। तो वॉन लेक की जो लवणता है वो 330 पार्ट्स पर थाउजेंड, इस तरीके का सिंबल आपको यूज करना है, पार्ट्स पर थाउजेंड मिलती है। ठीक है, अगला है पायरोक्लाइन या पाइक्नोक्लाइन संबंधित है। तो ये सागरीय तल के जो पाइक्लोक्लाइन है, तो ये डेंसिटी को मेजर करने का एक तरीका है। तो ये सागरीय जल के घनत्व को निकालने के लिए यूज किया जाता है पाइक्लोक्लाइन। तो पाइक्लोक्लाइन से तात्पर्य जलीय क्षेत्र में एक परत से जहां घनत्व परिवर्तन मुख्य रूप से तापमान या लवणता में परिवर्तन के कारण होता है। यह समुद्र विज्ञान की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। यह कम घनत्व वाले सतही जल ठंडे घनत्व वाले अवरोधक कार्य करता है, जिससे जल गति मिश्रण प्रभावित होता है, पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन का वितरण होता है। तो ये एक लेयर टाइप का है, उससे बस इतना याद रखो कि ये पाइक्लोक्लाइन किससे संबंधित है, बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए, डेंसिटी से संबंधित है। ऐसे ही हेल्क्लोक्लाइन मंडल आता है। तो जैसे पाइक्लोक्लाइन आपका किससे संबंधित है, घनत्व से संबंधित है, और ये पाइक्लोक्लाइन है ये आपका लवणता से संबंधित है। तो लवणता वाली लेयर को क्या बोलते हैं, हेलोक्लाइन के नाम से जाना जाता है। तो हेलोक्लाइन और पाइक्लोक्लाइन क्लियर हो गया, वो आपका डेंसिटी से रिलेटेड है, ये आपका घनत्व से, सॉरी, लवणता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर बढ़ती गहराई के साथ सागरी जल के तापमान में सबसे कम परिवर्तन देखने को मिलता है। तो बढ़ती गहराई के साथ साथ, यानी कि अगर हम पृथ्वी की सतह से डीप में जाते हैं तो यहां पर सतह का पानी गर्म होता है और अंदर का पानी क्या होता है, ठंडा आता है। तो ऊपर की सतह का तापमान ज्यादा होगा, नीचे की सतह का तापमान क्या होगा, ठंडा कम होगा।
तो विषुवत रेखा पर ये स्थिति आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अगर हम ध्रुवों पर जाते हैं तो ध्रुवों पर ये स्थिति आपको क्या थोड़ी सी उलट देखने को मिलती है, क्योंकि ध्रुवों पर ऑलरेडी क्या है, जो सरफेस है वो ठंडी है, तो सतह का पानी भी ठंडा होगा और आंतरिक जल भी ठंडा होगा। तो ये पोलर्स के लिए ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तो इक्वेटर तक जो रहता है वो टेम्परेचर काफी ज्यादा, ये ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, सतह का पानी ज्यादा गर्म रहेगा और सतह के नीचे का पानी ठंडा रहेगा। अगला है सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। तो समुद्र की जो लवणता है वो किससे प्रभावित नहीं होती। बिल्कुल नया क्वेश्चन है। समुद्र की लवणता को कौन प्रभावित नहीं करता? घनत्व, वाष्पीकरण, ज्वार या समुद्र जल का तापमान। तो कौन है जो समुद्र को, दो चीजें याद रखना कि समुद्री लवणता को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, दो तत्व याद रखना। एक तो हमेशा याद रखना तापमान, तो तापमान लवणता को सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि तापमान ज्यादा होगा तो उसमें वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। तो तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वाष्पीकरण भी इंक्रीज होगा। लेकिन जो सैलिनिटी है, तो सैलिनिटी यहां पर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, सॉरी, तो सैलिनिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि टेम्परेचर, तो पहला फॉर्मूला आता है कि टेम्परेचर और सैलिनिटी का जो संबंध है वो सीधा होता है। तापमान ज्यादा होगा तो सैलिनिटी भी क्या होगी, तो जिन सागरों का तापमान ज्यादा होता है वहां पर सैलिनिटी भी ज्यादा होती है। कारण क्या है इसका, आप इस तरीके से एक भगोना ले लें, उसमें आप पानी भर दें, आपने ये पानी से फिल कर दिया। जब आपने पानी इसमें भरा तो आपने इसमें क्या किया, कुछ सॉल्ट को ऐड कर दिया। इसमें क्या है, आपने सॉल्ट ऐड किया। मान लो कि आपका ये 10 लीटर वाटर था और 10 लीटर के अंदर आपने 5 केजी सॉल्ट वाटर किया हुआ, ऐड किया हुआ। अब आपने क्या किया, इसको इंडक्शन पर रख दिया या गैस पर रख दिया और आपने यहाँ पर गैस चालू कर दी। अब ये क्या होगा, वाटर बॉईल होगा। तो वाटर जैसे जैसे बॉईल होगा ये वाटर, तो जैसे जैसे ये वाटर बॉईल होना स्टार्ट होगा तो इसमें जो वाटर है वो तो आपका कम होकर हो सकता है 10 लीटर से ये 5 लीटर में चला जाए। तो वाटर तो आपका 5-10 लीटर से बॉईल होकर किसमें चला जाएगा, 10 लीटर में, 5 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वेपोरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा। तो टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो मैंने यही बोला कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। और वाष्पीकरण होगा तो पानी क्या हो गया आपका, 10 लीटर से 5 लीटर हो गया। लेकिन जो नमक की मात्रा थी 5 लीटर, वो 5 केजी, तो ये आपकी 5 केजी ही रहेगी, या थोड़ा बहुत अगर कम भी हो जा रहा है तो मान लो 4 केजी हो रहा है। लेकिन पानी तो हाफ हो गया, लेकिन नमक हमारा हाफ नहीं हुआ। तो नमक के पार्टिकल वहीं पर रह जाते हैं। जैसे आप इसको प्रैक्टिकली घर में कई बार आपने देखा होगा कि जब आप घर पर होते हैं तो आपने मान लो अगर सब्जी बॉईल करने के लिए रखा हुआ, गर्म होने के लिए रखा हुआ, तो सब्जी अगर हमने जरूरत से ज्यादा गर्म कर दी, मान लो आलू मटर की सब्जी बनी हुई है, तो वो सब्जी अगर ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो भाप बनकर पानी उड़ता रहता है, सब्जी हमारी कम होती रहती है, तो उसमें नमक की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो लवणता को बढ़ाने के एक तरीका ये कि अगर आपको तापमान, लवणता बढ़ानी है तो तापमान बढ़ाना होगा। दूसरा तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है वर्षा। वर्षा यानी कि जल को ऐड करना, मतलब ये, मतलब वाटर एडिशन होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो अगर आप पानी को वर्षा के मात्रा से या अन्य किसी भी तरीके से अगर आप फ्रेश वाटर ऐड कर रहे हैं, या वो नदी से आ रहा है या आपका बरसात के रूप में आ रहा है, तो अगर फ्रेश वाटर ऐड होगा, मान लो कि ये आपका एक बर्तन था जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये जो पानी है ये मान लो आपका 5 लीटर है, और इसमें जो सॉल्ट है मान लो कि ये आपका 5 लीटर वाटर था और वाटर है, और इसमें मान लो 2 केजी आपका सॉल्ट है। तो 2 केजी सॉल्ट है, तो यहां पर आपने क्या किया, इसमें वाटर और ऐड कर दिया। तो इसमें वाटर एडिशन किया तो 5 लीटर से एडिशन करके आपने आपने मान लो 2 लीटर और किया, ऐड किया, तो ये 7 लीटर हो गया। तो 7 लीटर में नमक ऐड थोड़ी हो जाएगा, तो ये तो 2 केजी रहेगा। तो पहले 5 लीटर में 2 केजी सॉल्ट था, अब 7 लीटर में 2 केजी सॉल्ट है। तो यानी कि यहाँ पर जो सैलिनिटी हो जाएगी, तो जो सैलिनिटी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है वर्षा का जो सैलिनिटी से वो इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो समुद्र जल का घनत्व, तो डेंसिटी कहीं ना कहीं क्या होता है, तो डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है कि अगर सैलिनिटी ज्यादा है तो उस वाटर की डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर किसी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर सैलिनिटी भी ज्यादा होगी, या ये कह सकते हैं डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर सैलिनिटी भी ज्यादा होगी। तो वाष्पीकरण तो हम देख चुके हैं, तो ये दोनों प्रभावित करते हैं। समुद्री जल का तापमान भी, ज्वार से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें ज्वार आंसर लगाएंगे। तो टाइड का सिर्फ मतलब होता है सागरी जल का ऊपर उठना या नीचे जाना। तो सामान्य जल स्तर से जब पानी आपका ऊपर उठ जाता है तो उसको ज्वार कहते हैं, सामान्य स्तर से जब नीचे आता है तो उसको भाटा कहते हैं। तो इसका मतलब इसका कोई इंपैक्ट इसके ऊपर
नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच सी हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी, किस सागर में सैलिनिटी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो वो आपको अरल सागर दिया है, काला सागर, कैस्पियन सागर। तो वॉन लेक में सबसे ज्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ पर मृत सागर दिया हुआ है, तो आप मृत सागर आंसर लगा सकते हैं। तो वॉन लेक में सबसे ज्यादा मिलती है 330, उसके बाद 238 मृत सागर में, और ग्रेट लेक्स में 220। कम से कम ये 3 सैलिनिटी आप याद रख लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगला है, थर्मोक्लाइन के नीचे महासागरी जल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो थर्मोक्लाइन क्या होता है कि जब वो हमारा सागरी जल है, तो सागरी जल के अंदर जो आपका ठंडा और गर्म पानी है, तो ये ऊपर का मान लो गर्म पानी है, तो ये गर्म पानी और ठंडे पानी के बीच में जो लाइन आती है, एक कन्वर्जन क्षेत्र जो आता है एक, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन, हेलाइन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के जल का तापमान 0 डिग्री के नीचे तक पहुंच जाता है, यानी कि थर्मोक्लाइन के नीचे जो ठंडा पानी है वो 0 डिग्री से नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। पानी ठंडा होता है लेकिन 0 डिग्री तक चला जाएगा, ये जरूरी नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। महासागरों का 90% जल इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये कोटेशन सही हो सकता है, लेकिन पहला गलत है। तो सेकंड आंसर आप लगा लेंगे यहां पर। अगला है, अकॉर्डिंग टू द जेंकिंस सैलिनिटी क्लासिफिकेशन विच इज एज द अबव नॉर्मल सैलिनिटी। तो जेंकिंस ने जो लवणता का वर्गीकरण दिया था, कौन सा सागर सामान्य से अधिक लवणता वाला, तो किस सागर में सामान्य से अधिक लवणता देखने को मिलती है, तो वो आपका अंडमान सागर, बेरिंग सागर, जापान सागर। तो वो लाल सागर के अंदर अभी हमने देखा था 41 के समथिंग लाल सागर की लवणता आपको मिल जाती है। एवरेज जो होता है वो 35 तक, आप 37 तक लेके जाते हैं। ये इनका कुछ वर्गीकरण था, इसको आप देख लेना एक बार। अगला, सार्की जल में कितनी गहराई के नीचे दैनिक तापांतर नहीं पाया जाता। दैनिक तापांतर मतलब सरफेस के वाटर का टेम्परेचर और डीप वाटर का टेम्परेचर। तो 30 फीट के नीचे जाएंगे तो आपको दैनिक तापांतर देखने को नहीं मिलेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, सागरी जल में तापमान एवं घनत्व में समानता विलोम संबंध होता है। टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन ओशियन वाटर जनरली हैव द इनवर्स रिलेशन। तो टेम्परेचर और डेंसिटी में विलोम संबंध होता है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें ढूंढना है। अगला दिया, अधिक लवणता होने पर सागरी जल का घनत्व भी बढ़ता है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर डेंसिटी सैलिनिटी बढ़ेगी तो सैलिनिटी से डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर। और यहां पर ये कह रहा है कि टेम्परेचर और सैलिनिटी का जो उल्टा संबंध होता है, अगर यहां पर देखेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सैलिनिटी भी इंक्रीज होगी और डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से सैलिनिटी बढ़ती है, सैलिनिटी के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी भी बढ़ती है। तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं सही हो रहा है आपका। दाब और सागरी जल के कौन सा सही नहीं है, ये ढूंढना है। तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है कि कौन सा सही नहीं है। तो सागरी जल एवं तापमान के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, तापमान एवं घनत्व संबंध में विलोम संबंध होता है, तो ये कहीं ना कहीं सही हो सकता है, ये भी सही है। दाब एवं सागरी जल के घनत्व सीधे संबंधित होते हैं, प्रेशर एंड द डेंसिटी ओशनिक वाटर आर डायरेक्टली रिलेटेड, ये भी सही है। हिमांक से नीचे सागरी जल का तापमान उसके घनत्व को और अधिक बढ़ा देता है। याद रखना कि अगर हम किसी भी चीज को फ्रीजिंग पॉइंट में लाते हैं तो वो जो पानी है वो आपका क्या हो जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। बर्फ की जो घनत्व होता है तो बर्फ में कन्वर्ट करेंगे तो घनत्व क्या हो जाता है, बर्फ का कम हो जाता है। तो डी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, बाकी के स्टेटमेंट आपके क्या है, लगभग ठीक ठाक हमें मिल जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा स्टेटमेंट सही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोक्लाइन के संदर्भ में कौन से कथनों पर विचार कीजिए। यह महासागर की सतह और गहरी के जल के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र, यह भी सही है। इसके गहराई के साथ साथ तापमान में तेजी से परिवर्तन आता है। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो एक और दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो थर्मोक्लाइन क्या है, तो ये कम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच का बेल्ट होता है। अगला है, सैलिनिटी इज द एक्सप्रेस्ड इज द अमाउंट ऑफ द डिसॉल्व्ड साल्ट इन ग्राम इन सी वाटर। तो समुद्री जल के अंतर्गत घुले हुए जल में कितने पार्टिकल्स आपको लवणता के मिलते हैं, उसको कहते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड, यानी कि प्रति हजार। तो इसको पीपीटी के नाम से पढ़ते हैं, पार्ट्स पर थाउजेंड। अगला लिखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, उपसतही महासागरीय संचलन में निम्नलिखित में किससे प्रभावित नहीं होता है। सरफेस ओशनिक सर्कुलेशन इज इन्फ्लुएंस व्हिच ऑफ द फ्लोइंग। यानी कि सागर का एक तो होता है पूरे का पूरा सागर का मोमेंट होना,
एक आपने देखा होगा कि जो सागर की ऊपर की सतह का पानी है, इसमें भी क्या है आपको संचलन देखने को मिलता है, यानी कि इसको लहर कहा जाता है। तो इन लहरों के अंदर भी आपको संचलन देखने को मिलता है। तो ये संचलन किसके कारण आता है, तो वो कारण होता है आपका तापमान और लवणता, दोनों ही इसको इंपैक्ट करते हैं। ये तापमान लवणता किस तरीके से इंपैक्ट करता है उसको समझे जरा। अगर ये आपका मान लो पूरे का पूरा एक सागरीय क्षेत्र है, तो इस सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत मान के चलो कि अगर यहाँ पर आपका हाई टेम्परेचर है, अगर इस पॉइंट पर हाई टेम्परेचर और अगर ये ध्रुवों के पास में, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर, मान लो एक सरफेस मान लेते हैं, यहाँ पर हाई टेम्परेचर और साइडों में आपको क्या है, लो टेम्परेचर मिल रहा है। तो टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। टेम्परेचर हाई है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो यहाँ की जो सैलिनिटी है वो भी ज्यादा होगी, सैलिनिटी ज्यादा होगी तो यहाँ पर डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो सेंटर में टेम्परेचर ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी, सैलिनिटी बढ़ेगी तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। और जब यहाँ पर डेंस वाटर होता है वो क्या होता है आपका, नीचे की ओर चला जाता है। डेंस वाटर नीचे जाता है और जब नीचे जाता है तो इधर का फिर जो वाटर है वो ऊपर की ओर मूव करता है, जिसको अपवेलिंग के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, अपवेलिंग कहा जाता है। इस तरफ क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर है। तो लो टेम्परेचर तो इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो यहाँ पर सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस साइड सैलिनिटी कम है तो यहाँ पर डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि इधर का पानी नीचे नहीं बैठेगा, ना इस तरफ का बैठेगा। तो जब ये पानी नीचे से ऊपर आएगा तो यहाँ पर पानी में उभार पैदा होगा और इधर उभार, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका इस तरीके के बनेगा, इधर पानी ऊपर उठेगा और बीच में पानी क्या होगा, नीचा चला जाएगा। तो ये डेंस वाटर नीचे जा रहा है और इधर से अपवेलिंग हो रही है। तो जैसे ही पानी ऊपर उठेगा तो यहां से पानी क्या होगा, इस तरफ से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। फिर इसको फिल करने के लिए, तो इसलिए हमें सरफेस पर पानी हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा, क्योंकि उसमें एक सर्कुलेशन पैदा हो जाता है, उसमें क्या होता है, एक सर्कुलेशन मौसम पैदा हो जाता है। इस तरीके से ये पानी आएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, ये पानी इधर आएगा, फिर नीचे बैठेगा, फिर ऊपर होता है। इस तरीके से क्या होता है, पानी के अंदर गायर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरे का पूरा डायग्राम यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे हाई टेम्परेचर तो हाई वेपोरेशन होगा, वाटर लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिसका कारण क्या है, हाई डेंसिटी और हाई सैलिनिटी। और डेंस वाटर क्या होगा, नीचे की ओर बैठेगा और जो नीचे की पानी है वो क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो इधर पानी ऊपर हो जाएगा, इधर पानी नीचा हो जाएगा, यहाँ पर नीचा होगा तो फिर इधर से पानी क्या होगा, इस साइड चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक सर्कुलेशन पैदा हो जाता है। महासागरीय जल में लवणता घटती है जब सैलिनिटी इन ओशियन वाटर डिक्रीज व्हेन। तो लवणता कब घटेगी, तो अभी मैंने बताया था कि अगर आपको लवणता बढ़ाना है, अगर आपको लवणता बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि वाष्पीकरण करना होगा। और अगर आपको सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, जैसे मान लो सब्जी के अंदर नमक कम है, आपको बिना नमक कम किए उसके बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, पानी सब्जी को बॉईल करो, अपने आप ही नमक बढ़ जाएगा आपका। लवणता अगर आपको कम करनी है तो आपको पानी प्लस करना होगा। पानी प्लस करने के लिए आपको वर्षा का सहारा या किसी नदी का सहारा लेना होगा। तो महासागरीय लवणता में कब घटती है, जब भारी वर्षा होती है। तो जब वर्षा ज्यादा होगी तो लवणता अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सटेंसिवली एब्जॉर्ब बाय द सी सरफेस। तो कौन सा है जो सी सरफेस उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो होती है आपकी लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिनको क्या किया जाता है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर एस वेव के रूप में उसको शॉर्ट वेव रूप के फॉर्म में इसको क्या है, रिलीज कर दिया जाता है। तो ये एस डब्ल्यू आर और एल डब्ल्यू आर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो सन से सनलाइट आती है, सन से जो सनलाइट आती है वो हमारी पृथ्वी के सरफेस पर जाती है, तो इसको सरफेस पर जाएगी ये, और इसको बोलते हैं एस डब्ल्यू आर। और ये एस डब्ल्यू आर यहाँ पर आएगा और ये इसके द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसको बोलते हैं एल डब्ल्यू आर। और ये एफ डब्ल्यू आर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो इसलिए इसको आंसर क्या आ जाएगा, दीर्घ तरंग विकिरण। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करने के बाद ही रिलीज करती है, आता एस डब्ल्यू आर के फॉर्म में। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है। तो लवणता सागरी जल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप इक्वेटर से डिवाइड करेंगे तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर सैलिनिटी ज्यादा मिलेगी, यहाँ पर सैलिनिटी कम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर बॉडीज क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में वाटर बॉडीज ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या, उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है।
तो उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अगला है गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट पर लवणता बढ़ा देती है। तो गल्फ स्ट्रीम कहां पर चलती है? तो गल्फ स्ट्रीम आपको जो नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका मिलेगा इस साइड और यहां पर मिलेगा आपको यूरोप। तो यहां पर चलती है गल्फ स्ट्रीम, जो क्या है, एक गर्म जलधारा है। तो ये कैसी है? एक गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा जहां पर बढ़ेगी तो इस क्षेत्र के वाष्पीकरण को क्या करेगी? बढ़ाएगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा और सैलिनिटी भी क्या हो जाएगी? तो सैलिनिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो गर्म पानी की धारा आएगी, तो पानी की धाराएं डिवाइड करती हैं, तो गर्म पानी की धारा आएगी तो ये क्या करेगी? यहाँ पर वाष्पीकरण को बढ़ाएगी, जिससे सैलिनिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं सही है। प्रति चक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती है। दो तरीके की कंडीशन याद रखना होती है। अगर हवा नीचे से ऊपर जा रही है तो वो आपकी चक्रवात कहलाता है, उसको बोलते हैं चक्रवाती दशा। और अगर मान लो आपका हवा ऊपर से नीचे आ रही है तो नीचे जाएगी तो इसको बोलते हैं प्रति चक्रवात की दशा, प्रति चक्रवाती दशा। अब आप खुद कॉमन सेंस लगाएं कि चक्रवात की दशा में रेनफॉल होगा या प्रति चक्रवात की दिशा में रेनफॉल होगा, किस कंडीशन में रेनफॉल होता है? तो जब हवा नीचे से ऊपर जाएगी तो वो वाटर वेपर लेकर जाएगी, तो उससे क्या होगा? रेनफॉल होगा। तो चक्रवाती दशाओं में क्या होता है? जो प्रति चक्रवाती दशाएं हैं इनसे क्या होता है? रेनफॉल होगा। और ये क्या है? ये रेन नहीं करवाती है, क्योंकि हवा ऊपर से नीचे आ रही है। जब हवा ऊपर से नीचे आएगी तो वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, ऊपर से नीचे उतरेगी तो प्रति चक्रवात की स्थिति पैदा करेगी। तो ये आंसर आपका क्या होगा? तो प्रति चक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती है। देखो, लवणता घटने के लिए मैंने बोला था कि वाटर को आपको ऐड करना होगा। वाटर ऐड करने के लिए आपको क्या करानी पड़ेगी? वर्षा। तो अगर वर्षा होगी तो लवणता कम होगी, नहीं तो लवणता कम नहीं होगी। तो चक्रवाती दशाएं यानी कि वर्षा लवणता को घटाती है, और जो प्रति चक्रवात है वहां वर्षा हो ही नहीं रही है। तो ये स्टेटमेंट आपका यहां पर गलत है। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्लियर कट क्या है? गलत है। तो हम सही आंसर क्या लगाएंगे इसमें? सी आंसर, बिल्कुल सही आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है? एक सही ढूंढना, ये थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। तीन गलत में सही में से एक गलत ढूंढना हो तो बड़ा आसान होता है, लेकिन तीन चार सही में से एक गलत ढूंढना है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सही में से गलत ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, गलत में से सही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर केवल एक सही ढूंढना है, बाकी के तीन गलत होंगे। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, तो बेंगुला एक ठंडी धारा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा पर टेम्परेचर आपका ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो लवणता बढ़ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है? सही है। अगला दिया है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं। तो देखो, वैसे एक सही ढूंढना, तो हमने ये सही ढूंढ लिया तो हम आंसर तो इसको लगा सकते हैं, लेकिन बाकी के स्टेटमेंट गलत क्यों है उसको भी हमें प्रूफ करना होगा। क्योंकि जो बेंगुला धारा है, तो बेंगुला धारा कहां पर चलती है? तो बेंगुला धारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाएंगे तो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पूरब में यहां पर आपको बेंगुला की धारा मिल जाती है। तो यहां पर आपको बेंगुला की धारा मिलेगी पूरब में। तो ये जो बेंगुला की धारा मिलेगी ये ठंडी धारा है, लेकिन अफ्रीका के पूरब में अटलांटिक ओशियन है, ना कि पैसिफिक ओशियन है। तो ये आपको अटलांटिक ओशियन के अंदर मिलेगी, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सूर्य चंद्रमा जब पृथ्वी, तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होते हैं तो उससे लघु ज्वार आता है। क्या आता है? लघु ज्वार आता है, हाई टाइड पैदा होते हैं। तो ये क्या कर रहा है? लघु ज्वार आता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। जब सागरी ज्वार 12 घंटे 20 मिनट के अंतराल पर आता है, तो सागरी ज्वार 12 घंटे 26 मिनट में आता है। तो आगे जाकर हम ज्वार का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा बी, बॉम्बे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है इन विच ऑफ द फ्लोइंग वाटर बॉडीज इज द लोएस्ट सैलिनिटी फाउंड? तो किस सागर में सबसे कम लवणता मिलती है? तो हम जानते हैं कि ग्रेट लेक्स में लवणता मिलती सबसे ज्यादा, वॉन झील, फिर डेड सी, और उसके बाद ग्रेट लेक्स में। काराबुगास की खाड़ी यहाँ पर कम लवणता वाला क्षेत्र हो जाएगा। तीन में तो सबसे ज्यादा मिलती है। तो काराबुगास की खाड़ी में न्यूनतम लवणता मिलती है जिसकी लवणता लगभग 17 पार्ट्स पर थाउजेंड है।
संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट लेक्स की ग्रेट सॉल्ट जो लेक है उसकी 220 पार्ट्स पर थाउजेंड है। मृत सागर की 238 है। टर्की की वन झील की हम 200 पढ़ते हैं कि ये लवणता कितनी है 200। तो महासागरों की औसत लवणता 35 मिलती है। भूमध्य रेखा पर लवणता 34 है। उच्चतम लवणता 20 से 40 उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है, यहाँ पर उसकी अवनता लवणता 36 रहती है। ये स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रोल सैलिनिटी। तो कौन सा लवणता को कंट्रोल नहीं करता। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि वर्षण लवणता को प्रभावित करेगा क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो वर्षा अगर होगी तो अगर वर्षा होगी तो इसमें क्या होगा, वाटर प्लस होगा। वाटर प्लस होगा तो सैलिनिटी को क्या करेगा, तो सैलिनिटी को ये कम कर देगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ये फैक्टर होना चाहिए। वाष्पीकरण हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से वाष्पीकरण भी बढ़ता है, तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी, तो पानी कम हो जाएगा तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला है नदी का फ्लो। तो नदी के में क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। तो फ्रेश वाटर होता है तो रिवर जब अपने माउथ में पहुंचेगी तो रिवर के माउथ में क्या होगा, सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर हम विषुवत रेखा पर अगर इसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो अगर आप 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाते हैं, पोल की ओर जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की साइड में जाते हैं, तो यहाँ पर सैलिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। सैलिनिटी कम होगी क्योंकि टेम्परेचर भी आपका कम होता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहां पर याद रखना कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा वाला क्षेत्र है यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ जाती है। मकर रेखा पर सैलिनिटी अचानक बढ़ जाती है क्योंकि जो इक्वेटर वाला बेल्ट है, जो इक्वेटर वाला हमारा बेटा बेल्ट है, तो यहाँ पर वर्षा भी ज्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ की सैलिनिटी इन सैलिनिटी की तुलना में कम हो जाए। तो ओवरऑल याद रखें इक्वेटर से पोल में जाएंगे तो सैलिनिटी कम होगी। कर्क रेखा मकर रेखा इसके अपवाद हैं। इसके अलावा अगर हम किसी भी, ये मान लो आपका कोई भी कोस्टल है, तो अगर आप इस तट से समुद्र की ओर जाते हैं, ये आपका तट हो गया, और इस तट से अगर आप समुद्र की ओर जाते हैं तो यहां पर क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। अगर आप तट से समुद्र की ओर जाते हैं तो आपकी जो सैलिनिटी है, तो सैलिनिटी आपकी इंक्रीज होगी, यानी कि ये तटों के पास में जो पानी होगा तो यहां पर जो पानी होगा उसकी सैलिनिटी कम होगी, और इधर ओपन सी में जाएंगे, हाई सी में जाएंगे तो सैलिनिटी ज्यादा होती है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि जो मुहाने होते हैं यहाँ पर किसी ना किसी नदी का पानी आता है, तो रिवर के माउथ बनते हैं तटों पर, तो रिवर के माउथ में क्या होता है, फ्रेश वाटर ऐड होता है। इसलिए जैसे ही फ्रेश वाटर ऐड होगा इस सेक्शन में तो सैलिनिटी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन किसी भी तट की संरचना किस प्रकार की, ऊंचा नीचा खट्टा पीला ऊपर नीचे जैसा भी हो, तट संरचना का सैलिनिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन का, व्हाट इज द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ द ओशियन। तो ओशियन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो आपको लगभग मिल जाएगा 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और टेम्परेचर 27-25 के लगभग आ जाता है। तो महासागरों का जो सा वार्षिक तापमान है वो आपका 63 फ़ारेनहाइट है, जो 17 डिग्री के निश्चित किया गया है। और उत्तरी गोलार्ध का जो है 67 यानी कि 19 डिग्री, और दक्षिणी गोलार्ध का वो 16 डिग्री यानी कि 61 फ़ारेनहाइट डिसाइड किया गया। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ द सॉल्ट प्रेजेंट इन ओशियन वाटर असेंडिंग ऑर्डर। तो कौन सा आरोही क्रम सागरी जल में विद्यमान लवणता के प्रतिशत को सही दिखाता है। तो यानी कि जब हम लवणता की बात करते हैं तो वो लवणता है क्या, वो जो नमक आपको लग रहा है कि वो नमक में होता क्या, तो इसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो देखो कम से ज्यादा की ओर पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, कम से ज्यादा की ओर, कि कम क्या पाया जाता है और सबसे ज्यादा क्या पाया। जब ये क्रम उल्टा आ जाए कि कम से ज्यादा क्यों रहा है, कम में तो कोई भी कम हो सकता है लेकिन ज्यादा में एक ही ज्यादा होता है। तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा आप जानते हैं सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपका सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है। तो जब दोनों ऑप्शन में आपका सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है तो इसमें तो स्वाभाविक है कि ये आंसर तो हमारे नहीं होंगे, तो ए आंसर नहीं होगा और आपका सी आंसर नहीं होगा। तो ए और सी आंसर नहीं होगा, आंसर आपका दोनों में से किस में से आएगा, ए और सी में से आएगा। ठीक है, सॉरी ये काटना था मुझे, ये नहीं होगा। तो ये दोनों में से आंसर हो सकता है, या तो बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है।
अब देखेंगे तो सबसे ज्यादा पाई जा रहा है मात्रा किसकी, सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड के बाद जो कम मिलता है वो मैग्नीशियम क्लोराइड है, यानी कि क्लोराइड की मात्रा आपको ज्यादा मिलेगी। तो मैग्नीशियम क्लोराइड आपका यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है, तो बी ज्यादा बेस्ट होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी ज्यादा है, तो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर भी आप देख सकते हो तो सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो सोडियम क्लोराइड की है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, फिर कार्बोनेट और फिर ब्रोमाइड। याद रखना है सिंपल तरीका कि क्लोराइड पहले आएंगे, सल्फेट आपके बाद में आएंगे। तो ये इनका परसेंटेज दिया हुआ है टोटल, ये आप याद रख सकते हैं। अगला, द हाईएस्ट ओशनिक सैलिनिटी इन फाउंड, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य सागर, आंतरिक सागर या झील या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा सैलिनिटी आपको कहां पर मिलती है, तो जो आंतरिक सागर या जल होते हैं वहां पर क्या होता है, आंतरिक सागर या झीलें, वहां पर सैलिनिटी आपको क्या है, काफी ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे वॉन लेक में आप देखोगे सबसे ज्यादा सैलिनिटी है, ग्रेट लेक्स में, ठीक है ना। तो इन झीलों में सबसे ज्यादा सैलिनिटी आपको मिलती है। आइसो हेलाइन मिलाती है, तो जब भी हम लवणता की बात करते हैं तो समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं, आइसो हेलाइन के नाम से जाना जाता है। जैसे थर्मो हेलाइन है वो आपकी समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होता है, तो ये समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, महासागरों में लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। गहराई के साथ समुद्री लवणता में वृद्धि या कमी एक आवधिक प्रवृत्ति होती है। तो गहराई के साथ लवणता में वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी हो सकती है। ठीक है, देयर इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द ओशनिक सैलिनिटी विद द डेप्थ। तो गहराई के साथ साथ आपको देखेंगे तो मैंने ये बताया था कि सरफेस पर क्या होता है, सैलिनिटी ज्यादा होती है तो वाटर डेंस होता है, तो डेंस वाटर नीचे आता है, तो नीचे सैलिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ऊपर सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कमी या वृद्धि नहीं होगी, केवल यहाँ पर जाने पर वृद्धि होती है। भूमध्य रेखी क्षेत्रों की पहचान अत्यधिक वर्षा के कारण उच्च लवणता से होती है। तो भूमध्य रेखी जो क्षेत्र है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या होता है, अत्यधिक वर्षा के कारण उच्च लवणता। तो वर्षा क्या करती है, तो वर्षा लवणता को बढ़ाती नहीं है, बल्कि वर्षा लवणता को कम करती है। तो यहाँ पर लवणता ज्यादा होने का कारण वर्षा नहीं बल्कि क्या है, टेम्परेचर हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तल पर घने पानी की उपस्थिति के कारण उच्च अक्षांशों में गहराई के साथ लवणता घट जाती है। तो द हाई लैटिट्यूड सैलिनिटी डिक्रीज विद द डेप्थ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डेंस वाटर एट द बॉटम। तो डेंस वाटर बॉटम है तो उससे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपका हाई लैटिट्यूड यानी कि ऊपर के जो पोलर के पास में जो आते हैं उसको बोलते हैं हम हाई लैटिट्यूड। तो ये एक कारण नहीं है, वहां पर टेम्परेचर एक मेन कारण है, टेम्परेचर कम होता है। मध्य अक्षांशों में समुद्र की लवणता कुछ निश्चित सीमा तक बढ़ जाती है और उसके बाद उसमें गिरावट शुरू हो जाती है। तो मिड लैटिट्यूड के अंदर अगर हम जाएंगे तो मिड लैटिट्यूड यानी कि 0 डिग्री के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या लिखा है, मध्य अक्षांशों में समुद्री लवणता कुछ सीमा तक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपकी जो लवणता है पहले तो डिक्रीज होती है, कर्क रेखा के आसपास सैलिनिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, फिर सैलिनिटी कम होना स्टार्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी के 3 स्टेटमेंट आपके सही नहीं है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला स्टेटमेंट दे, यदि किसी सागर में लवणता की मात्रा अधिक है, तो अगर किसी में लवणता बढ़ रही है यानी कि सैलिनिटी ज्यादा है, तो सैलिनिटी ज्यादा होने का कारण क्या हो सकता है, वाष्पीकरण वहां पर क्या हो रहा होगा, वाष्पीकरण वहां पर ज्यादा हो रहा होगा। वाष्पीकरण ज्यादा होने का कारण हो सकता है कि वहां पर तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो सैलिनिटी भी ज्यादा होगी, तो वाष्पीकरण की दर भी उच्च होती है। तो महासागरों में लवणता की मात्रा अधिक ज्यादा है, तो इसका मतलब वहां पर वाष्पीकरण का दर भी क्या हो रहा है, ज्यादा होगा। तो जितनी ज्यादा वाष्पीकरण होगा उतनी ज्यादा लवणता आपकी बढ़ती जाएगी। अगला है, निम्नलिखित कारकों में से कौन से महासागरों की लवणता की मात्रा में वितरण को नियंत्रित करते हैं। ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि कौन सा लवणता को प्रभावित करता है, कौन सा लवणता को प्रभावित नहीं करता है। पहला दिया वाष्पीकरण, तो ये हम अभी देखो कई बार मैं रिपीट करा चुका हूं कि वाष्पीकरण ज्यादा होगा
तो सैलिनिटी भी ज्यादा होगी, यानी कि जितना ज्यादा पानी को उबालोगे, सब्जी को जितना ज्यादा उबालोगे, नमक आपका बढ़ता। आप तो प्रैक्टिकल कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। नदियों के मीठे पानी का अंतर प्रवाह, इनफ्लो द फ्रेश वाटर, तो जहां पर भी फ्रेश वाटर ऐड होगा वहां की सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये भी इंपैक्ट कर रहा है ये भी। वायुमंडलीय दबाव, वर्षण, तो वर्षा हम जानते हैं कि अगर वर्षण ज्यादा होगा तो सैलिनिटी कम हो जाएगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई खास इंपोर्टेंट इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो 1, 2, 4 आपके सही आंसर आने चाहिए। ठीक है ना, तो 1, 1, 3, 4 नहीं, सॉरी 1, 2, 4 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 1, 2, 4 नहीं दिया तो वायुमंडलीय दबाव को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो फिर आपको डी पर जाना होगा, 1, 2, 3, 4 आंसर आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विच सॉल्ट इज प्रेजेंस एज द एब्टेंट क्वालिटी इन द सी वाटर, कौन सा लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर बाकी के अन्य तत्व आपको समुद्र के अंदर मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि उसको क्या कहा जाता है जहां पर तापमान सबसे कम होता है, तो वो है थर्मोक्लाइन। तो क्योंकि थर्मोक्लाइन एक ऐसी परत होती है जो कम तापमान और उच्च तापमान को क्या है, विभाजित करती है। तो थर्मोक्लाइन के ऊपर अधिक तापमान और थर्मोक्लाइन के नीचे वाले भाग में क्या होता है, कम तापमान हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च लवणता 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जाती है, तो ये भी ठीक है, ऑप्शन ठीक हो सकता है। दूसरा दिया, लवणता मध्य अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर घटती जाती है, तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो आर और दोनों सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या यहां पर ये सही नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन वाटर, तो कौन सा समुद्री सागरीय लवणता को प्रभावित नहीं करता है या तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। भूमि और पानी का असमान वितरण, अक्षांश, प्रचलित पवनें या समुद्र की और भूमि का ढाल, तो क्या आंसर होगा जल्दी बताएं। तो यहां पर सागरीय जल के तापमान की बात हो रही है, तो ये तो डिवाइड करेगा ही। लैटिट्यूड जानते हैं कि ध्रुवों से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्रभाव पड़ता है, पवनें भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है। ये इंपैक्ट नहीं डालता है कि उसका स्लोप कैसा है, तो इसका टेम्परेचर के ऊपर कितना भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो चाहे ध्रुव आपका ज्यादा हो चाहे स्लोप आपका कम हो। अगला है, विच ऑफ द फ्लोइंग लेक इज द हाईएस्ट सैलिनिटी, तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी है वो वॉन झील के अंदर आपको मिल जाती है, तो 238। ठीक है, यहां पर याद रखना, तो मृत सागर में 238 मिलती है और इसमें वॉन झील में 330 मिलती है और सॉल्ट लेक के अंदर 220 पार्ट्स पर 1000 मिलती है। ये कुछ आपको मैच करने के लिए दिए गए स्टेटमेंट है, इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे समताप रेखा, तो समताप रेखा क्या करती है, समान अवधि तक धूप वाले स्थानों को, यानी कि एक समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। सम लवण रेखा, तो समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। इसके अलावा आइसोनेफ की अगर हम बात करेंगे, तो आइसोनेफ, तो यहां से पहले मिला लेते हैं दूसरा और तीसरा, तो ये दूसरा तीसरा यहां पर भी दिया है, दूसरा तीसरा यहां पर भी, यानी कि या तो ये आंसर आएगा यानी कि या तो ये आंसर आएगा। अब डिपेंड केवल इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें से सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आइसोनेप जो होता है वो बादल के समान औसत प्रतिशत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेप कहते हैं, और समवाह गति हो जाएगा समान वायु गति वाले मिलानों को रेखा। तो ये आपका 2341 यानी कि सी आंसर आपका यही आ जाएगा। अगला है, कौन सा कथन सही है, जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ लवणता घटती है, तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर वाष्पीकरण बढ़ेगा, अगर किसी भी स्थान पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है तो वो लवणता को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो वहां की लवणता बढ़ जाती है। तो वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ लवणता घटती है, घटती नहीं है बढ़ती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वर्षण एवं लवणता में विलोम संबंध, देयर इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्रेसिपिटेशन एंड सैलिनिटी, तो प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा यानी कि वर्षा बढ़ेगा तो सैलिनिटी भी बढ़ेगी, तो ये इनवर्स रिलेशन नहीं दिखा रहा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन नहीं होता है। वायुमंडलीय दाब एवं लवणता में विलोम संबंध होता है,
महासागरों में नदियों द्वारा जल के मिश्रण से लवणता बढ़ती है। तो महासागरों में अगर नदियों का पानी ऐड होगा तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी आपकी, तो सैलिनिटी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। वायुमंडलीय दाब और लवणता में विलोम संबंध होता है, वर्षण एवं लवणता में विलोम संबंध होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो ये तो आपका गलत था। तो ये स्टेटमेंट सही कैसे हो सकता है, वर्षा एवं लवणता में विलोम संबंध होता है। सॉरी, बिल्कुल सही आ रहा है, ये मैंने जानबूझकर गलत कर दिया यहाँ पर। ये वाष्पीकरण था, ये वर्षा है। तो वर्षा अगर बढ़ेगी तो वर्षा बढ़ेगी तो वर्षा के बढ़ने से क्या हो जाएगा, जो सैलिनिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर ऐड हो रहा है। वो वाष्पीकरण था, मेरा दिमाग वहां पर चला गया। तो वाष्पीकरण का डायरेक्ट होता है, सैलिनिटी का उल्टा होता है। तो आपका जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। अगला है, इन विच क्लाइमेटिक जोन इज द हाईएस्ट सैलिनिटी फाउंड इन द ओशियन। तो सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी, तो हम ओवरऑल जानते हैं कि विषुवत रेखा पर टेम्परेचर ज्यादा होता है और ध्रुवों पर टेम्परेचर कम होता है। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर जो सैलिनिटी है वो सैलिनिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कर्क रेखा और मकर रेखा पर सैलिनिटी फिर से बढ़ती है। तो ये पूरे का पूरा जो ट्रॉपिकल जोन है, तो ये पूरे का पूरा जो ट्रॉपिकल जोन मिलता है, तो इस ट्रॉपिकल जोन के अंदर सैलिनिटी आपको सबसे ज्यादा मिलती है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वार्मेस्ट सी। सबसे गर्म सागर किसको कहा जाता है, तो सबसे गर्म सागर किसको कहा जाता है, तो मृत सागर, लाल सागर, अरब सागर, बाल्टिक सागर। तो लाल सागर को सबसे गर्म सागर कहा जाता है। अगला है, द हाईएस्ट टेम्परेचर इन ओशियन आर फाउंड इन। तो महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक तो आर्कटिक में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर ये ध्रुवों से लेकर विषुवत रेखा से ध्रुवों तक लंबवत फैले हुए हैं। लेकिन जो हिंद महासागर है वो पूरी तरीके से ट्रॉपिकल जोन में आता है। तो हिंद महासागर का टेम्परेचर इन सारे महासागरों से क्या होगा, आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है। अगला है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर किस कारण से अधिक लवणता सूचित करता है। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करेंगे, अगर मैप बना ले यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया का, तो इस ऑस्ट्रेलिया में अगर हम जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में ये कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी तट है यहाँ पर सैलिनिटी क्या है आपकी, ज्यादा है। तो यहाँ पर सैलिनिटी, तो पश्चिमी तट पर किस कारण से अधिक लवणता पाई जाती है, आप समझना जरा कि जो पश्चिमी तट है ऑस्ट्रेलिया का, इस पश्चिमी तट में यहाँ पर एक ठंडी धारा चलती है जिसको कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा। तो इसको कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा। और एक धारा आपकी इस तरफ चलती है जिसको कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म जलधारा। तो एक तरफ आपको ठंडी जलधारा मिलती है और एक तरफ क्या मिलती है आपको, गर्म जलधारा। अब सोचो कि जब गर्म जलधारा है, मान लो कि ये आपका समुद्र है, मैंने यहां पर बना लिया है। तो इधर का पानी क्या है आपका, कोल्ड वाटर हो गया इस साइड, और ये आपका वार्म वाटर हो गया। तो वार्म वाटर में टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कोल्ड वाटर में टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, हाई प्रेशर की कंडीशन बनेगी, और यहाँ पर लो प्रेशर की कंडीशन बनेगी। यहाँ पर हाई टेम्परेचर में हवा नीचे से ऊपर जाएगी और लो टेम्परेचर में हवा ऊपर से नीचे आएगी, यानी कि यहाँ पर आपकी चक्रवात की दिशा बनेगी। तो ये चक्रवाती दशाएं वाली दिशा होती है। तो यहाँ पर चक्रवाती दशाएं बनती है और यहाँ पर जो है वो आपकी प्रति चक्रवाती दशाएं बनती है। तो सोचो कि जब ऊपर से हवा नीचे आएगी, क्या यहाँ पर वर्षा होगी, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। तो पूरब में क्या होगा, यहाँ पर वर्षा होगी। तो वर्षा होगी तो सैलिनिटी अपने आप क्या हो जाएगी, तो सैलिनिटी अपने आप यहाँ पर कम हो जाएगी, सैलिनिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर वर्षा होगी तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, तो सैलिनिटी अपने आप क्या हो जाएगी, यहाँ की बढ़ जाएगी। तो इसका मेन कारण क्या है, तो समुद्री जल धाराएं एक कारण है, वायु की दिशा ये तो नहीं है, शुष्क मौसम की स्थिति या उपयुक्त सभी। तो ये आपका शुष्क मौसम की स्थिति यानी कि ड्राई वेदर कंडीशन, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल भी लगा सकते हैं लेकिन इसमें एक ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए आप इसमें ऑल में नहीं जाएंगे। तो शुष्क मौसम की स्थिति ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, बस एक क्वेश्चन और बचा हुआ है।
भूमध्य क्षेत्रीय से भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में महासागरीय लवणता कम होती है, क्योंकि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों की विशेषता भारी वर्षा मेघाच्छादन है। तो सही है कि इक्वाटोरियल जो रीजन है, यहां पर देखो, अगर इक्वेटर पर जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ का वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज्यादा है तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, तो सैलिनिटी भी ज्यादा होगी। तो ये फर्स्ट फैक्टर काम कर रहा है। दूसरा फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा है तो वाष्पीकरण भी ज्यादा हो रहा है, तो वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर फिर वर्षा भी ज्यादा होगी, और वर्षा ज्यादा होगी तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी। तो एक तरफ जहां तापमान ज्यादा होने से सैलिनिटी कम हो रही है, तो वहीं पर सैलिनिटी टेम्परेचर ज्यादा होने से वाष्पीकरण ज्यादा होता है जो सैलिनिटी को बढ़ा देता है। लेकिन वहीं पर वर्षा अगर हो जाएगी तो वो सैलिनिटी आपकी मेंटेन हो जाएगी। तो लवणता कम होती है तो इसका कारण ये, तो इसका मतलब दोनों कोटेशन सही है और ये आपका व्याख्या भी सही कर रहा है। क्योंकि लगा लिया करो, भूमध्य क्षेत्रीय में महासागरीय लवणता कम होती है क्योंकि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों की विशेषता भारी वर्षा मेघाच्छन्नता और आर्द्रता होती है। क्योंकि लगाकर करोगे तो स्टेटमेंट हमेशा सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, लवण जल शब्द संबंधित है, तो लवण जल शब्द का संबंध किससे है, तो किस सागर में लवण मिलेगा, अरब सागर, बाल्टिक सागर, चीन सागर या सारगासो सागर। तो ये शब्द आपका दिया हुआ है किस किस से रिलेटेड है, आपका सारगासो सागर से संबंधित है। सारगासो सागर कहां पर है, ये आपका अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। तो अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है, जिसके पश्चिम में जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका है और इसके पूर्व में जाएंगे तो आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट मिल जाएगा। और ये कैसा सागर है, जिसके चारों तरफ क्या है, समुद्री धाराएं चलती हैं। तो समुद्री धाराएं चलने के कारण ही सारगासो सागर को शांत सागर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो धारा मिलेगी, तो इसके पश्चिम में जो धारा मिलती है जो नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है, वो आपको गल्फ की धारा मिलेगी। तो यहाँ पर आपको गल्फ स्ट्रीम मिल जाएगा। और सारगासो सागर को जो अफ्रीका से डिवाइड करती है वो आपको कनारी की धारा मिलती है। तो यहाँ पर कनारी धारा मिल जाती है। क्लियर हो गया। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा सारगासो सागर को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है और कनारी की धारा सारगासो सागर को अफ्रीका से अलग करती है। और ये एक शांत सागर है जिसमें लवणता भी पाई जाती है, जिसमें बहुत सारी सागरीय वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। और सागरीय वनस्पति यानी कि एक सार्गेसम नामक इसमें वनस्पति पाई जाती है। तो सार्गेसम नामक वनस्पति की उपलब्धता के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है, सारगासो सागर पड़ा है। तो ये थे बेटा आज के आपके क्वेश्चन। तो ये चैप्टर आपका जो था आपका आज हमने कंप्लीट कर लिया। ये इसका डिस्क्रिप्शन है सारे का सारा। तो आज की क्लास में हमने कोरल सी का जो एक छोटा सा टॉपिक था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास के अंदर अब देखो आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं, तो हमने जो पहला टॉपिक कंप्लीट किया था वो आपका पहला टॉपिक था वो आपका महासागरीय निक्षेप था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। नहीं सॉरी, महासागरीय आपका क्या कहा जाता है इसको, महासागरीय तट जो बॉटम था, बॉटम रिलीफ या उच्चावच कहते हैं हिंदी में, उच्चावच। तो महासागरीय उच्चावच कंप्लीट कर लिया है। दूसरा हमने इसके अंतर्गत आपको कोरल का टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। तीसरा टॉपिक आज हमने टेम्परेचर, सैलिनिटी, प्रेशर वगैरह को भी कंप्लीट कर लिया। तो ये टॉपिक भी आपका यहाँ पर क्या है, कंप्लीट हो गया है। फोर्थ नंबर पर अगर हम जाएंगे तो इसमें आपको एक टाइड का टॉपिक मिलेगा, ये हमें कंप्लीट करना है। और एक टॉपिक आपको यहाँ पर ओशनिक करंट का मिलेगा, तो ये हमें कंप्लीट करना है। यानी कि दो टॉपिक आपको इसमें और मिलेंगे। अगली दो क्लासों के अंदर ये पूरी ओशनोलॉजी की यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, यूनिट 10 हम कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल आपकी 10 यूनिट है। तो बहुत हम जल्दी बाकी की यूनिट, क्योंकि बाकी की छोटी यूनिट है, तो यूनिट 10 यूनिट में 10 यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है। यूनिट फर्स्ट भी हमारी कंप्लीट हो गई है, यूनिट सेकंड भी आपकी कंप्लीट हो गई, यूनिट थर्ड भी आपकी कंप्लीट हो गई। 2 दिनों में सेकंड थर्ड, तो 4 यूनिट आपकी कंप्लीट होगी। बाकी की जो यूनिट है वो बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, 2-2 4-4 क्लासों के अंदर हम सारी यूनिट्स को क्या है कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।